तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। मैं करता हूं वेलकम। अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है डॉक्टर ललित और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स के बेस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यूज, जो एग्जामिनेशन के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत की जाए। आप लोग सब तैयार हैं? यस के नो? तो मुझे उम्मीद है कि कमेंट सेक्शन में मिलेगा मुझे यस यस यस। आप सब लोग तैयार हैं? यस 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 यस, सबने कहा ओके, वी आर रेडी। चलो, आप लोग रेडी हैं तो हम भी रेडी हैं। तो पहला प्रश्न बिना किसी देरी के आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं। ये रहा। दो संख्याओं के वर्गों की बात हो रही है। दो संख्याओं के वर्गों सॉरी दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है। तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा? सवाल आपके सामने है। उम्मीद करता हूं जल्दी से जल्दी आप मुझे इस सवाल का आंसर दे देंगे और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे। तो उम्मीद पर दुनिया कायम और हम आप पर कायम। प्रश्न के जवाब हैं आपके साथ जुड़े हुए। जल्दी से आप प्रश्नों को, सिलसिले को आगे बढ़ाएं और तेजी से अपने साथियों के साथ शेयर कर दें, जिससे कि ये सवाल आपके लगातार बनते रहें और हम आपको सवालों को समझाते रहें। बहुत सिंपल सवाल है। मैं देख रहा हूं कौन कौन आ रहा है यहाँ पर। ओके, अभिबा कैसी है आप? गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहाँ पर मुझे सबके कमेंट्स मिल रहे हैं देखने के लिए। वेरी नाइस। इसी तरह से अपने कमेंट्स देते रहें और चीजों को आगे समझते रहें। दैट्स वेरी नाइस, गुड, वेरी गुड। तो जल्दी से इस सेशन को आगे भी बढ़ाते रहें, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो और चीजों को समझ। ओके, चलिए। तो सवाल आपके सामने, दो वर्ग को संख्याओं का गुणनफल 45, यानी दो संख्याएं हैं। आपने कहा ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो 45 आता है। उनका अंतर अगर मैं ए में से बी घटा दूं तो 4 आता है। तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? तो भाई अगर मैं कहूं आपसे इन दोनों का, इस इक्वेशन का मैं होल स्क्वायर कर देता हूं। मैं अच्छा हूं विभा, तो मैंने क्या काम किया? ए स्क्वायर, पहले स्क्वायर नहीं करते, सीधा होल स्क्वायर। तो मैंने क्या काम किया? ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 16। अब ए बी का वैल्यू तो आपको पता 45 है, यानी क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 16, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस का 90, जो होगा कितना? आपने कहा 106। क्लियर है? ओके, डी ऑप्शन। सबने कहा डी ऑप्शन। वेरी गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सबने कहा है ऑप्शन होगा एकदम सही जवाब आपने दिया है। तो क्लैप फॉर यू गाइस, बढ़िया जवाब आपकी तरफ से मिला है मुझे। पहला जवाब आपने दिया, काफी अच्छा रहा। उम्मीद है कि आपके इस तरह के जवाब आते रहेंगे। तो एक और सवाल, वन मोर प्रश्न आपके लिए ये रहा। चलो, क्वेश्चन नंबर 2 है, 122 की घात 173 के गुणनफल में एकक अंक क्या है? यानी व्हाट इज द यूनिट नंबर इन द प्रोडक्ट ऑफ 122 टू द पावर 173? ओ 1 का डी मिल रहा है मुझे। अब मैं 2 की बात कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं जवाबों के, सवालों के जवाब आप देंगे एकदम ऐसे। आ जाओ प्रश्न, हम ऐसे खड़े हैं, जू ऐसे ही होना चाहिए। प्रश्न आपकी तरफ आए तो आपको फुर्तीला दिखाना है, एकदम मैरी कॉम बन जाना है कि सवाल का जवाब तुरंत दिया जाए और सवाल का जवाब दिया जाए। ठीक है ना? तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। 2, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अभी मैंने मॉर्निंग में भी पढ़ाया था आपको कैसे करते हैं इस सवाल को। आपने कहा सर 2 यहां से ले लो का एक अंक और पावर में लास्ट के 2 नंबर ले लो, तो जो आंसर ये देगा वही आंसर देगा। अब हम 4 में इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 की पावर 72 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1, ऐसा करते हैं ना हम लोग, है ना भाई? देखो 4 का मल्टीपल एक तरफ लिख लिया और जो बचा 72 में से 73। अब क्या करें? किसी भी इवन नंबर की पावर 4 या 4 का मल्टीपल 6 होता है और 2 की पावर 1 2, तो 6 दूनी 12, तो इकाई का अंक आपका आ गया भैया A2। बहुत बढ़िया, ए। अरे क्या बात है, खूबसूरत जवाब, बहुत ही बढ़िया तरीका का मुजाहिरा आपकी तरफ से।
बहुत अच्छा मुजाहिरा आपने किया, वेरी नाइस, ऐसे चलना चाहिए। एक और सवाल, चलो। यदि प्रेक्षणों x, x+3, x+5, x+7 और x+10 का माध्य 9 है, तब अंतिम तीन प्रेक्षणों का माध्य है। If the mean of observations x, x+3, x+5, x+7, x+10 is 9, then the mean of the last three observation is what? सवाल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे उत्तर दो, मुझे उत्तर दो, सवाल का उत्तर चाहिए, और मुझे आपके पोल पर और आपके लाइक पर भी थोड़ी सी वृद्धि चाहिए। मात्र बड़ा कम दिख रहा है, लोग ज्यादा और लाइक कम, बहुत नाइंसाफी है ये तो। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। देखो इस सवाल को दो तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं इसको बेसिकली से बताता हूं, बेसिक से। देखो उसने बोला 1 2 3 4 5 संख्याएं, उनका माध्य 9 है, ओके। उसने बोला x, और अगर मैं समांतर माध्य की बात करता हूं वो क्या होता है, वो होता है कुल योग बटे कुल संख्या। अब कुल संख्या क्या थी, कुल योग करें, x प्लस का x+3 प्लस का x+5, x+7 और x+10, यही तो हुआ। अगर मैं इसमें 5 का डिवाइड करूं तो 9 आएगा, मतलब यही तो है, कुल योग बटे कुल संख्या बराबर एवरेज, है ना। तो आपने देखा 1 2 3 4 5, 5x प्लस इसको देखो 5 और 3 8 7 15 और 10, आपने कहा 25, 10 7 17 5 22 और 3 25 बटा 5 बराबर 9, ओके। अब आपने क्या 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 5x इज इक्वल टू 45 माइनस 25, यानी x इज इक्वल टू 20/5, दैट इज 4। तो यानी x का वैल्यू 4 है। तो संख्याएं क्या क्या होंगी भैया, अगर ये 4 है तो ये 7 हो जाएगी, ये 4 और 5 9 हो जाएगी, 4 4 और 3 7, 4 5 9, 4 7 11 और 4 10 14। तो ये संख्या आपके सामने आ जाएंगी। कर लेंगे, हाँ जी। यहां तक कोई दिक्कत किसी को आ रही है तो मुझे बताते चलना भैया, क्लियर है। अब उसने क्या कहा, अंतिम तीन परीक्षण कौन कौन से हैं। आपने बोला सर अंतिम तीन तो ये रहे, तो 11 9 20 और 10 30 और 4 34, यानी अंतिम तीन परीक्षण कितने हैं। आपने कहा सर ये तो 34 हैं, क्योंकि 9 प्लस 11 प्लस 14, और एवरेज कैसे निकालोगे, 3 का भाग कर दो, तो कितना हुआ 9 11 20 और 10 30 और 34, 34 बटा 3, तो 11 3 33, 11 सही 1 बटा 3 इसका सही जवाब होना चाहिए। और आपने एकदम सही जवाब पकड़ा है। तो बात समझ में आई। तरीका नंबर 1 तो ये था, ठीक है ना। अभी समझ में आया मैंने क्या किया है। अब इसको मैं थोड़ा एडवांस तरीके से बताता हूं, क्योंकि सभी नंबर क्या है 3 5 7 10, यानी कुछ ऑब्जर्वेशन इस तरह से दिए गए हैं, क्योंकि यहां पर प्रेक्षण जो थे अगर वो क्रमशः बोलता या वो कंजुगेट बोलता तो आसान होता, लेकिन आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। हालांकि ये ऐसे गलत तरीका है, क्योंकि आप जब ऑड नंबर होते हैं वो कॉन्जुगेट होते हैं, यानी लगातार होते हैं, तो अगर वो हेलिगन लगातार नंबर हैं तो ऐसा हो सकता था कि आप बीच वाले को हमेशा एवरेज मानते हैं। तो यानी x प्लस 5 इसका एवरेज 9 के बराबर है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 माइनस का 5 बराबर 4, तो यहां से x का वैल्यू 4 आपको मिल जाता। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। अब वैल्यू आपके सामने मिल गई। ये क्या हो गया, हाय रामा ये क्या हुआ, क्यों मुझे सताने लगे। ओके बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। भी किसी को हो तो मुझे बता दो, क्लियर है, सवाल समझ में आ गया सारा। आगे बढ़ूं, वेरी नाइस। एक और सवाल, चलो तो देखते हैं एक और सवाल आपकी तरफ, मस्ती भरा सवाल ये रहा। 444, ओके ऐसे नहीं करते मुन्ना, क्या कर रहे हो, आगे बढ़ो वीर, तुम आगे बढ़ो। 444 प्लस 16 गुणा 1.5 का मान इनमें से क्या है। अब ये जो आपके सामने लिखा है ना, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, क्योंकि ये प्लस नहीं है, इसको आप प्लीज करके डिवाइड मान लें दोस्तों, दिस इज डिवाइड, ऐसे है जी। 444 भाग 16 गुणा 1.5 का मान क्या है।
तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का। और यहां पर देखेंगे तेजी से, भाई ये डिसलाइक करने वाला कौन है? भाई ये डिसलाइक करने वाला कौन है? क्या यहां पर कुछ गलत पढ़ाया जा रहा है? तो ये डिसलाइक किसने कर दिया? भैया डिसलाइक विसलाइक वाले कौन है भाई? जल्दी सामने आओ, जल्दी बताओ। क्वेश्चन आपके सामने था, 444 में 16 का डिवाइड करें, 1.5 की मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आएगा? क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है कि पहले आपको डिवाइड करना होगा, यानी आप पहले 144 में डिवाइड करेंगे 16 का, है ना? तो कर देते हैं 444 में 16 का डिवाइड। आपने कहा 16 दूनी 32 और बचे कितने? 12, 16 सत्ते 112, कितना बचा? आपने कहा कि सर इसको कर दो 16 सत्ते 112, 16 पंजे 80, तो 27.5 आया, 75। इसमें से आपको किसका गुणा करना था? 1.5 का, मल्टीप्लाई कर दो तो अब तो सवाल समझ में आ जाएगा। 1.5 तो 15 पंजे 75, 15 सत्ते 105 और 7 112 और 15 सत्ते 105 और 12 6 और 15 दूनी 30 और 10 40 अधिक 41, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव, 41.625। दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ भाई ऐसे अब की बार हुआ, ऐसे डिसलाइक मत करा करो यार, बड़ी मेहनत लगती है आपको सवाल बनाने में, समझाने में, तो ये डिसलाइक विसलाइक हटा दिया करो। हाँ वो गलती से भी लग जाते हैं कई बार। चलो अच्छा हुआ कहने से वो हट गया। चलो सवाल बहुत बढ़िया, एक और आपके सामने। आपको सरल करना है, क्या है? सरल कीजिए 5 रुपए के 4 सिक्के, 50 पैसे के 7 सिक्के, माइनस 25 पैसे के 26 सिक्के किसके बराबर है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। हाँ सुबह 6:30 बजे होती है कौन? हेलो अनिल जी, सवाल आपके सामने, जल्दी से दीजिएगा जवाब। ओ फिर कर दिया डिसलाइक, कैसे कर रहे हो भाई? ये लाइक डिसलाइक का सिलसिला जारी है, ये गलती से तो नहीं हो रहा आप लोगों की तरफ से? हाँ भाई चलो खैर, जो जिसको लग रहा वो करता रहे। सरल करना है, 5 रुपए के 4 सिक्के, 50 पैसे के 7 सिक्के, 25 पैसे के 26 सिक्के किसके बराबर हैं? ये शाम को 6 बजे होगी क्लास। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तेजी से जवाब करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। ऑप्शंस आर रुपए 17 रुपए 15 रुपए 12.50 या रुपए 17.25। तो यहां पर जवाब मिलने लगे हैं। ओके ओके, अभी मुझे दिख जाता है मेरे सामने, अभी खट गया है दोबारा से। चलो देखते हैं, बात समझ में आई? देखो सवाल आपके लिए मैं बिल्कुल नहीं लाता हूं, आप देखते होंगे मैं सवाल आपको नहीं लाता हूं, वो पुराने वाले जो घिसे पिटे सवाल है मैं उनसे अलग ही सवाल लेकर आपके लिए हमेशा लाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको नया मिले। सवाल समझते हैं। 5 रुपए के 4 सिक्के कितने रुपए बनाएंगे? आपने कहा 5 रुपए के 4 सिक्के बराबर 20 रुपए हो गए। 50 पैसे के 7 सिक्के, भाई 50 पैसे के 7 सिक्के कितने रुपए बनाएंगे? बोला 5 रुपए के 4 सिक्के 5 चौक 20 रुपए हो गए। 50 पैसे के 7 सिक्के कितने होते हैं? आपने कहा 3 रुपए 50 पैसे, ये तो हो गए। आपका वीडियो राहुल जी उसको आगे स्क्रॉल कर लो। और 25 पैसे के 26 सिक्के, यानी 25 पैसे के अगर मैं 26 सिक्के बनाऊंगा तो 25 में 26 की गुणा करूं तो कितना होगा? 25 छिक्का 150, 25 दूनी 50 और 15 कितना होंगे? आपने कहा 65, तो 650, यानी ये 6 रुपए 50 पैसे बने। यानी उसने क्या कहा? ये सिक्के प्लस ये सिक्के माइनस ये वाले सिक्के, यही तो है। यानी 20 और 3 23 रुपए 50 पैसे में से 6 रुपए 50 पैसे घटा दो, 23 रुपए 50 पैसे से 6 रुपए 50 पैसे घटाओ। आपने कहा 0 0 17 रुपए, तो राइट ऑप्शन क्या है? दैट इज 17। ऐसे सवाल एग्जाम में आने के चांसेस बन सकते हैं। इज इट क्लियर सबको? 17 समझ में आया? 17 क्यों दिया है समझ में आ रहा है सब लोगों को? क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं, एक सवाल और लूं। ऑल ऑफ यू आर रेडी? इजी सवाल था, आपने इजीली हैंडल किया। एक और, ये लाइक बढ़ाते रहो, लाइक कम नहीं रहने चाहिए भाई। चलो थोड़े से आपके लिए पेडागॉजी के क्वेश्चन में रखते हैं क्योंकि रीड का मैं पूरा प्रिपरेशन कराने की कोशिश कर रहा हूं जो लोग रीड का तैयारी कर रहे हैं। राखी देखो पॉइंट में क्यों लिखा? क्योंकि ये पैसे हैं,
अगर जब 350 पैसे बने, जिसमें 100 रुपए का मैं भाग करूंगा तो 3 रुपए 50 पैसे हो जाएंगे ना। ऐसे जब 25 पैसे से 26 को गुणा किया तो 650 पैसे बने। इनको रुपए में कैसे कन्वर्ट करोगे? ऐसे करोगे ना, है ना? बिल्कुल क्लियर। एक और 5 छठा, किसी अभ्यास प्रश्न में था पी क्यू तथा आर एस रेखाखंडों की लंबाई मापो। तो बच्चे ने क्या काम किया? बच्चे ने उत्तर दिया ऑप्शन ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। बच्चे ने क्या उत्तर दिया कि ए बी की लंबाई 5 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई 3 सेंटीमीटर। यह संकेत करता है ए संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्य विधिक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम ए बी लिखने की आदत के कारण त्रुटि को, या फिर पढ़ने की त्रुटि को। तो देखते हैं, बफरिंग नहीं है। हाँ, ये सीटेट के लिए भी क्लास है। जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, तेजी के साथ। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, जल्दी जल्दी से आंसर देते चलो, तभी बात बनेगी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। जल्दी जल्दी से शुरू कर दो कहानी। देखते हैं क्या होता है नया प्रश्न आपका और क्या मिलता है जवाब आपका। लेट्स सी, बता दीजिए। चलो समझ लेते हैं। देखो, बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आपको याद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो याद होगा ना। बचपन का प्यार है, भूल नहीं जाना रे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये बचपन से आपने पढ़ा हुआ है ना। हाँ, तो ए प्लस, अगर कोई आपसे पूछ ले अच्छा बताओ पी प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप इसको पी प्लस जेड का होल स्क्वायर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपको जो फॉर्मूला याद है वो ए प्लस बी का याद है। तो आप हमेशा ए प्लस बी की बात करते हैं। अच्छा, ओके, तो ये आपको याद, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है, फॉर्मूला वही है ए प्लस बी का, आपको आदत बन चुकी है। तो ऐसे में क्या करता है बच्चा, उसे आदत पड़ चुकी है कि आप देखो, जैसे आप कहते हैं ना एक रेखाखंड ए बी खींचा, आप जहां भी जाएंगे, जैसे प्रश्नों की बात करते हैं, जब भी आपको कोई प्रश्न बोलता है तो यही तो बोलता है राम के पास 2 आम है, हरि के पास 3 आम है। तो ये राम, हरि, राम, श्याम, ये कुछ कॉमन नाम है जो हमेशा आदत में पड़ चुके हैं। जब भी कोई टीचर सवाल बोलता है राम और हरि और श्याम के बारे में बात करता है ना, तो वो क्या है, वो उनके नाम लिखने की आदत के कारण पड़ी त्रुटि के कारण वो ऐसा कर रहा है। जो पी क्यू रेखा को भी वो ए बी पढ़ रहा है और आर एस रेखा को भी वो ए बी पढ़ रहा है। इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल आपकी तरफ। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से बाद में के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। यह शिक्षिका प्रयास कर रही थी किस बात का? आयुष, आप हमारे फेफड़ों में हमेशा रहोगे और रहे थे। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणित संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की, या फिर छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। तो यहां पर कौन सा काम कर रहा है मास्टर मी? ओ क्या बात, बहुत ही बढ़िया, आप सबने मिलकर दिया है जवाब को और आपने बोला है ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो आपके लिए, आपको बता दें, ये तालियां आपके लिए। बहुत बहुत ही खराब आंसर है आपका, अफसोस, आपका जवाब गलत हुआ। इट्स रॉन्ग आंसर, ये गलत जवाब दिया आपने, आपने गलत विकल्प का चुनाव किया है। कृपया पुनः प्रयास करें। क्यों करें? क्योंकि हर जगह वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली बात ही नहीं होती। अब समझिए गलत कैसे हुआ, समझने की कोशिश करें। देखो, शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र करके छात्रों को सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के स्कोरों को पढ़ने के लिए कहा। बात समझ में आ गई है? यानी यहां तक क्या हो गई, बात होगी दैनिक जीवन से जोड़ने की, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने क्या कहा, एक दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा कि भाई उसका दंड ग्राफ खींच के बता दो कि हाँ जी क्या है। ओके, और
शिक्षिका प्रयास कर रही थी। जब आपने इन स्कोरों को दैनिक जीवन से जोड़ा और सवाल में क्या था कि छात्रों के वास्तविक गणित संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने के लिए, तो आप घबराइएगा नहीं, अफसोस नहीं करना है, क्योंकि आपका जवाब एकदम सही जवाब है। ना ना ना, अरे ये तो स्टाइल है केबीसी का। शाबाश, आप जीते हैं एक प्रश्न को और सही जवाब आपने दिया है। दैट इज द राइट आंसर। कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने की बात होती है कि धक धक जिया करता है कि नहीं करता है। एकदम आपका सही जवाब था, बिल्कुल सही बात है। सिंपल बात थी कि भाई वो खिलाड़ियों को देकर दैनिक जीवन से जोड़ने की बात कर रही थी और बाद में इनका दंड ग्राफ खींचो, तो शिक्षिका बालक को दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास कर रही है। ओके, खूब मजा आया। ओके, बहुत बढ़िया। राइट ऑप्शन था ए, इसलिए मैं सोचा था कि कोई मुझे ये बोलेगा कि सर डी हो सकता है, बी हो सकता है, लेकिन आप कॉन्फिडेंट रहे, उसके लिए तालियां। बहुत बढ़िया। एक और, चलो। कक्षा 4 के किसी छात्र को निम्नलिखित में से शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप हैं। दिल्ली में मुंबई से 127 बस स्टॉप अधिक हैं। दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं? छात्र ने उपरोक्त समस्या को इस प्रकार लिखा: 36 मुंबई में, 336 मुंबई में हुए थे और 127 दिल्ली में हो गए, ज्यादा हैं। इनमें से क्या आप देंगे? दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 बराबर 463 बस स्टॉप हैं। इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में आप क्या रिपोर्ट देंगे? छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है, परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कृष्ट है। छात्र समस्या को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है और उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। अभी करता हूं, छात्र ने सही क्रियाविधि को नहीं अपनाया है, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है, या फिर छात्र सभी आवश्यक चरणों को लिखने की योग्यता रखता है। जूम कर देते हैं। अभी दिख रहा है आपको जूम? थोड़ा सा बड़ा हो जाए जूम, ऐसे। अब ठीक है, अभी दिख रहा है सबको? जूम बराबर, जूम बराबर। हाँ जी, जूम बराबर दिख रहा है। इज इट ओके? ओके, अभी साफ साफ दिख रहा है, बड़ा बड़ा मैंने कर दिया है, ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। अब इससे और जूम कर देता हूं, क्योंकि जूम बराबर जूम और नहीं हो रहा है। ये कह रहा मैं इतना ही चल सकता हूं। ओके, इधर को बढ़ा, थोड़ा सा नहीं बढ़ रहा, इतना ही रहेगा। अभी दिख रहा है जूम? ओके, तो भाई क्या है इनमें से? आपका जवाब दीजिएगा मुझे आंसर, और यहां पर ए बी सी डी में आप कौन से आंसर को चूज करते हैं? इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या मिला है? आपका जवाब बी इज एग्रीगेटेड टू द राइट आंसर, और एब्सोल्युटली सही आंसर है आपका। सही जवाब एकदम आपने दिया। बहुत ही बढ़िया तरीके से जवाब मिला है मुझे, जो है ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि छात्र को बोला गया था कुल कितने बस स्टॉप ज्यादा हैं, छात्र कर सकता था, लेकिन उसने क्या टेबल बनाई और उसके बाद टेबल को उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया, जिससे कि अब देखते बता देंगे। तो मतलब क्या है, छात्र समस्या को समझने और उसके विश्लेषण में करने में अच्छा है और उसकी यह कार्यशैली प्रशंसनीय है। बहुत ही बढ़िया जवाब आपकी तरफ से। एक और ये लाइक वहीं रुके हुए हैं, यानी लाइक को भी बढ़ा लो थोड़ा सा यार, ऐसे कैसे कर रहे हो? किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया 306, 408, 4008, 4010। उसने उन्हें इस प्रकार पढ़ा: 30/6, 40/8, 408, 40/10। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है? आप जैसे कमेंट्री कर रहे हैं, और राहुल जी क्या बात है, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती और कक्षा उबाऊ कष्टदायी लगती है। मेरा पढ़ने में नहीं लागे मन, ओ जी ओ, ये कहता है बच्चा। छात्र को स्थानीय मान की संकल्पना तो समझ ली है, परंतु उसका उपयोग नहीं जानता है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, उसे केवल 2 अंक की संख्या को पढ़ना अच्छा प्यारा लगता है। क्लास नहीं रुकी है, क्लास लगातार चल रही है, डोंट वरी, क्लास लगातार चल रही है आपके समक्ष है। बीच में थोड़ा बहुत सांस ले सकता है इंटरनेट, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो डी, क्या बात है, आप बोल रहे हैं डी आंसर? अच्छा, क्या बात है, डी।
छात्र के स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। ये सवाल का जवाब आपने कहा है, और आपने जो कहा है उसको मैं कैसे मना कर सकता हूं। एकदम सही जवाब आपने दिया है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप सभी ने इस प्रश्न को ऐसे खेला कि सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर सीधा 6 रन के लिए उठा दिया, हवा में उछाल दिया और सीधा कैच नहीं कर पाया कोई भी, सीधा नंबर आपको देके गया ये नंबर 1 क्वेश्चन। क्यों? आप देखो, उसने बोला 306, उसने बोला 30-6, उसने बोला 408, वो बोला 40-8, तो उसे पढ़ने में कैसे मजा आता है? 4008, तो उसने बोला 408, ये 40-8, उन्होंने बोला 40-10, 40-10, ऐसे उसे ऐसे पढ़ने में मजा आता है। तो मतलब क्या हुआ कि छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंकीय संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों के जवाब आए हैं। अब बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ, ये रहा, और देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके सामने है, कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन का आप या के प्राचल होंगे। आपको बताना है। ये डिसलाइक कौन कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सवाल गलत है, ये डिसलाइक काहे कर रहे हो भैया? कोई दुश्मनी है? कोई पुराने जमाने की दुश्मनी तो नहीं निकाल रहे हो हमसे? बता देना भैया। किसी को अगर कोई दुश्मनी निकालनी हो तो सीधा कमेंट लिख के चला जा कि मास्टर चला जा यहां से, मत पढ़ा, है ना? ये छुपा छुपा काम नहीं करने का, सही सही करो। कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल होंगे, केवल सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना। दूसरा, अंकीय घड़ी और सदृश्य घड़ी पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, एएम पीएम की संकल्पना, मिनट और सेकंड के संबंध को ढूंढना। ये मेरे सामने दिख रहा है मुझे, केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना, एएम पीएम की संकल्पना और केवल अंकीय घड़ी पर समय पढ़ना। तो देखता हूं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। ओके, अरे आप लाइक करते रहो, डिसलाइक करते रहो, मैं बस बीच में आप लोगों को बातचीत करने के लिए ये काम करता रहता हूं, जिससे कि आप मनोरंजनात्मक स्थिति में आए हैं। ओके, चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। राइट ऑप्शन क्या होगा? और यहां पर जवाब देने की कोशिश पूरी जारी, और लग रहा है कि ये प्रश्न होंगे भारी। नहीं 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 रोहित जी, अभी क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे पेडागोगी के। और बी इज द राइट आंसर। सब लोग कहा बी 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 बी, एकदम सही जवाब है। आधे उन्होंने सोचा क्या बड़ा है तो बेहतर है, जितना बड़ा उतना बेहतर उत्तर होता है। बिल्कुल सही आपने कहा। बच्चा जब कक्षा 4 में आ जाता है तो वह एनालॉग और डिजिटल दोनों क्लॉक पर समय देख सकता है। आधा घंटा कम क्या है, आधा घंटा ज्यादा क्या है, उनको जान सकता है। और मुझे बताओ एएम पीएम का मतलब क्या है? कौन बताएगा मुझे? एएम और पीएम की संकल्पना जानता है। ये एएम पीएम क्या है? कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में? ये एएम और पीएम का मतलब क्या होता है? एएम स्टैंड्स फॉर व्हाट एंड पीएम स्टैंड्स फॉर व्हाट? बताइएगा जल्दी से, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। तेजी के साथ बताइएगा आंसर। यस प्लीज, क्या जवाब मिला है? और यहां पर बहुत बढ़िया, आप सबको पता है एएम का मतलब होता है एंटी मेरिडियन, पीएम का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। एंटी का मतलब होता है पूर्वाहन और पोस्ट का होता है अपहरण, यानी दोपहर से पहले का समय एएम, दैट इज एंटी मेरिडियन, दैट इज पूर्वाहन। दोपहर 12 बजे के बाद का समय पीएम यानी पोस्ट मेरिडियन यानी पूर्वाहन। हाँ ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चा ये सारे काम जानता है, एकदम सही कहा आपने। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृतियां संकेत करती हैं, किसकी तरफ करती हैं संकेत? चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करने के लिए, गणित के खेलों का सृजन करने के लिए, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करने के लिए, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाने के लिए। क्या करती हैं ये आपको बताना है। सुबह की क्लास हुई थी, तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की आकृतियां किस चीज में उल्लेखित करती हैं ये आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब मुझे अच्छे से मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर।
काय के लिए? अरे एक मिनट, समझ में आया? आंसर क्या आया? डी डी डी। बहुत बढ़िया। देखो इसका मीनिंग क्या है, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का बनाना, इसका मीनिंग समझो ये है क्या। देखो ये है एक आयत, ये एक संकल्पना है, आकृति मैंने बनाई सीधी, एक आयत मैंने आपके सामने बना दिया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं, मैं इसको बड़ा करता हूं, मैंने इस पर एक ऐसे लगा दिया, तो एक आयत में क्या बन गया? आपने कहा सर एक त्रिभुज ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। तो जैसे ही मैंने आकृति को बड़ा किया, यानी उसको एक्सपेंड किया, तो मैंने क्या देखा? पहले आयत था, आयत तो अभी भी है, लेकिन अब क्या बन गया? अब उसमें दो त्रिभुजों का निर्माण और हो गया। तो गणित में एनसीएफ में 2005 में कहा गया है कि जैसे ही गणित की आकृति को आप बड़ा करते हो तो उसमें एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना का जन्म हो जाता है, यानी एक कॉन्सेप्ट पर दूसरे कॉन्सेप्ट का जन्म हो जाता है। जल्दी भेजो उसको, फिर हम चले जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए, यह प्रश्न पर विचार करना है। 5 + 3 बराबर क्या? इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद अनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 8 प्राप्त हो जाए? ऐसी कोई दो संख्या बताइए जिनका योग 8 हो, या फिर 5 और 3 का योग क्या होगा, ये आपको बताना है। 1 लीटर ले लेंगे, 10 पैसे बड़ी लिए। सुन, ब्लैक लाना भी लाइट। हाँ ओके सी। तो देखो पहले समझो लिखा क्या है। इस सीमित उत्तर का मतलब होता है फाइनाइट आंसर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड एंड। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड एंडेड। मैं लिख देता हूं, दो तरह के प्रश्न आते हैं, जो क्वेश्चन आपके सामने आते हैं परीक्षा में, दो तरह के होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड, एक होते हैं क्लोज एंडेड। इन ओपन एंडेड को खुला अंत भी कहा जाता है, इनको बंद अंत कहा जाता है, इनको मुक्तोत्तर प्रश्न भी कहा जाता है। मैं इसलिए लिख रहा हूं नाम, क्योंकि आपको ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इनको मुक्तोत्तर अंत, इनको बंद अंत कहा जाता है, ठीक है ना। इनको सीमित उत्तर कहा जाता है, बंद अंत वालों को। तो सबके एक ही नाम है। आप क्लोज एंडेड बोलें, ओपन या बंद अंत बोलें, सीमित उत्तर बोलें, आप ओपन एंडेड बोलें, खुला अंत बोले, मुक्तोत्तर अंत बोले, इसका मतलब एक ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, सबके मतलब एक है। अब इनका मीनिंग अलग अलग है, अब समझते रहना क्या मीनिंग है। मैं यहां लिख देता हूं, इसका मीनिंग है, मुक्तोत्तर प्रश्न का मीनिंग क्या होता है कि अगर किसी प्रश्न के एक से अधिक उत्तर हो, क्या हो? एक से अधिक उत्तर, यानी मोर देन वन आंसर हो और सभी करेक्ट हो, तो वो मुक्तोत्तर प्रश्न होता है। और क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? जिस प्रश्न का सिर्फ एक ही उत्तर हो, उसका एक ही उत्तर प्राप्त हो, उसको क्या बोलते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। ये बात समझ में आ रही जो मैंने बोली? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना, जैसे मैंने यहां आपको प्रश्न देता हूं, इधर इसको भूल जाओ, अभी क्या लिखा है। मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं आपके लिए इस ब्रैकेट में, उस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करिएगा। प्रश्न है 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या लिखो। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? 10 से छोटी एक अभाज्य संख्या लिखो, यानी राइट ए प्राइम नंबर विच इज लेस देन 10। आपके उत्तर क्या होंगे?
आपके आंसर क्या होंगे जल्दी बताओ। आयुष ने कहा 7। अच्छा आयुष का लिख देते, चलो 7 बिल्कुल सही बात है आयुष, आपका 7। कोई और आंसर? ओके आयुष ने कहा 2, वेरी गुड। कोई और भी आंसर दे सकता है, सिर्फ आयुष के नंबर पे नहीं आंसर। मैंने कहा 10 से छोटी कोई एक अभाज्य संख्या लिखो। कोई और भी बताए आंसर? एक 7 है, किसी बच्चे ने 7 दिया, भीबा ने 2 कहा। और कोई देना चाहेगा? 3, आकांक्षा का 3 भी है, ओके 5 भी है। तो आपने मुझे ये आंसर दिए 3, 7, 2, 5। तो क्या आप में से किसी भी बालक का प्रश्न का उत्तर गलत है? नहीं, क्योंकि प्रश्न के अकॉर्डिंग ये चारों ही संख्याएं 10 से छोटी हैं और प्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हर किसी कंडीशन में सही है। तो ऐसे प्रश्न जिनके एक से अधिक उत्तर प्राप्त होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओपन एंडेड क्वेश्चन कहा जाता है। ओपन एंडेड याद रहेगा, ओपन एंडेड। अब क्लोज एंडेड की बात करूं, जैसे यहां पर लिखा है 5 और 3 बराबर क्या, बताओ मुझे क्या आएगा? 5 और 3 को जोड़ो तो इसके बीच में क्या आएगा? 5 3 को अगर जोड़े तो क्या आएगा? आपने कहा 8। आप 8 ही तो बोलेंगे कि 5 और 3 को ऐड कर दो तो 8 आ जाएगा। यानी आप 8 के अलावा कुछ और लिख सकते हैं यहां पर। 8 के अलावा तो कुछ और नहीं आ सकता ना, ये दिख रहा है सबको? ओके 8 के अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं आ सकता। तो जो 8 के अलावा कुछ नहीं आ सकता तो यही तो समझाना है। तो ये हो गया क्लोज एंडेड, जिसका फिक्स्ड आंसर हो। अब इस 8, 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 ही मिलेगा, उसको क्लोज एंडेड बोलते हैं। अब इस सवाल पर चलते हैं, बात समझ में आ गई होगी। चलो अब इसका आपको मुक्त उत्तर प्रश्न लिखना है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन लिखना है। 5 + 3 = 8 है, तो उसका आपको मुक्त उत्तर प्रश्न कौन सा हो सकता है? 5 और 3 का योग ज्ञात करें। अगर मैं इसको बोलता हूं तो 5 और 3 का योग ज्ञात करूं तो 8। सिर्फ एक ही आंसर है, जो प्रश्न के अकॉर्डिंग एक ही आंसर मिला। 5 में क्या जोड़ना चाहिए कि 8 प्राप्त हो? आपने बोला 5 में, मैंने बोला x जोड़ूं तो वो 8 हो जाए। तो x का वैल्यू क्या निकलोगे आप? 8 - 5 = 3। तो x का वैल्यू फिक्स है ना, तो 5 में 3 जोड़ा जाए तो वो 8 हो जाएगा। ये भी एक ही आंसर है, क्लोज एंडेड। अच्छा सब होशियार हो गए, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसकी बात करते हैं, कोई ऐसी 2 संख्याएं बताओ जिनका योग 8 हो। अब आयुष बोला सर 1 और 7। आकांक्षा बोली सर 2 और 6। रबीना बोली 3 और 5, है ना। मनोहर बोले सर 4 और 4। तो क्या इनमें से आप में से किसी का भी आंसर गलत है? क्या आप में से किसी का भी आंसर गलत है? आप बोलेंगे नहीं, सब सही है, क्योंकि 1 और 7 को जोड़ोगे 8 आएगा, 6 और 2 को जोड़ोगे 8। तो अगर ऐसी कोई 2 संख्या लिखो, अगर वो ऐसी कोई 2 संख्या बोल रहा है तो वो संख्या कोई सी भी हो सकती है। तो क्वेश्चन कैसा बन गया? ओपन एंडेड। याद रहेगा, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में डिफरेंस समझ में आया? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड? तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। एक और सवाल आपकी तरफ, चलो। फरहान के विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई हैं। 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं। 219 पुस्तकें अलमारी में रखी हैं और 132 पुस्तकों को बच्चों को पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तकें हैं थी? शिक्षक इस प्रश्न द्वारा किस मूल्य को पढ़ा सकते हैं? 13 का सी। चलो बहुत अच्छी बात है, सबसे तेज आंसर मिला है, क्या बात है। प्रश्न को पढ़ने से पहले ही उत्तर, अरे वाह बहुत बढ़िया भाई, आपके लिए तालियां। मैंने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा, आपका उत्तर है, दैट्स ग्रेट। मुझे ऐसे ही उत्तर की आवश्यकता आपसे रहती है, यही अपेक्षाएं और अभिलाषाएं रहती हैं कि आप इस तरह के जवाब दें। बहुत बढ़िया आंसर सी। देखो समझो, फरहान ने विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर क्या पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तक थी। उनमें से 100 पुस्तक जो थी रखी उनमें नष्ट हो गई। 20 पुस्तकों को पता नहीं है, खो गई। 219 पुस्तक अलमारी में रखी हैं। 132 पुस्तक बच्चों को पढ़ने को दे दिया है। तो किस मूल्य की बात कर रहे हैं? आप खुद सोचो, आपके पापा कहते हैं आपसे, अरे यार यहाँ किताब रखी थी अलमारी में, 100 तो खराब हो गई, 20 खो गई, अतः पता नहीं है कहां है कुछ किताबों का। तो आप क्या कहोगे? आप यही तो बोलोगे कि भैया किताबों को सही से देखभाल करनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन आपने एकदम सही चूज किया है कि आपको किताबों की सही सही देखभाल करनी जरूरी है। पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना
बहुत जरूरी है। और यही सही जवाब था, आपने एकदम सही जवाब चुना है। दैट्स वेरी नाइस। बढ़ते हैं आगे एक और सवाल की तरफ। चलो, सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण, यानी प्रसरण का मतलब क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, इसको वेरिएंस बोलते हैं अंग्रेजी में। तो सांख्यिकी में प्रसरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय किसको गया था? हाँ, तीव्र बुद्धि के बालक हैं। A.R. फिशर को, गाउस को, लाप्लास को या न्यूटन को? यानी द मेन क्रेडिट फॉर मेथड कॉल्ड एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इन स्टैटिस्टिक्स वाज गिवन और वाज A.R. फिशर, गाउस, लाप्लास, न्यूटन। और यहां पर क्या बात है, सब लोगों का एकदम सही जवाब तेजी से मुझे मिल रहा है। आप सब तैयार हैं कहने को कि सर ये तो हमारे फिशर हैं, मछली मैन, यानी फिशर मैन था मछली, तो फिशरमैन यानी मछली पकड़ने वाले, यानी इन्होंने पकड़ा था प्रसरण के विश्लेषण को। तो राइट ऑप्शन था A.R. फिशर। क्लियर है भैया, बात समझ में आ गई होगी सबको? 14 का आंसर बिल्कुल सही करेक्ट आपने दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आई। अब बढ़ते हैं आगे भाई, देखते हैं सवाल में क्या प्रॉब्लम आई। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है, तो संख्या क्या है? देखते हैं जवाब क्या मिलता है आप लोगों का, तेजी से आंसर दीजिएगा। जल्दी से देखेंगे आंसर क्या मिलता है आपका। आयुष, क्वेश्चन तो हार्ड ही होते हैं, देखो हार्ड स्लो हर तरह के क्वेश्चन रखने पड़ते हैं। जब हम प्रैक्टिस कराते हैं तो हर तरह का लेवल होता है आयुष, हार्ड भी होता है, मॉडरेट भी होता है, स्लो भी होता है। तो लेवल सारे रखने पड़ते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम ना करें आप। बी ऑप्शन मिल रहा है मुझे 75। चलो चलो बी 75। चलो देख लेते हैं। सबो संख्या x है, x के 60% के 3/5वां भाग, यही तो है। बात समझ में आ गई? 36 के बराबर है। क्लियर? यही था ना? आपने कहा प्रॉब्लम कहां गई, 0 से 0 कट गया। x गुणा 18/50 36, x बराबर 36 गुणा 50/18। तो अफसोस आपका जवाब गलत निकला। आपने कैसे कर दिया इसको गड़बड़? ये तो सवाल बड़ा ही सीधा था, आपने तो उसको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। काहे भैया, सवाल का आसान तो बड़ा आसान था। आपने देखा 75 75 75 और हमने कहा 100 100 100 100, तो आपका जवाब गलत सिद्ध हुआ। सही जवाब क्या था आप उसको देना भूल गए। सही जवाब देना था आपको ओके, डन डन डन, बहुत बढ़िया बढ़िया जवाब मिला है आपका। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं सवाल का नया। लेकिन दोस्तों आपसे एक सवाल, एक रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, अगर आपको सेशन पसंद आया है, प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, तो जल्दी से सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों के पास जरूर आगे फॉरवर्ड कर देना, क्योंकि दोस्तों के साथ ये सेशन जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अच्छा हुआ होगा और आपने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा। तो दीजिएगा इजाजत, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।